हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क श्रीलंका 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया। फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन पेट्रोल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सिलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। यह श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ नाम सुना है, हम इसके नतायज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर कहते सुनता हूं कि अगर हम दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे अगर हम दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं, सरकारी दफ्तरों और अहलकारों का निशाना बनाया जा रहा है। ये अहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हचकोले खा रहा है और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट्स डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इसके लिए डॉलर चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं और नतीजे में मुल्क में रोजाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल और रेस्तोरां, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर हमारे जहन में सवाल आएगा, ये अदारे अपने जनरेटर क्यों नहीं चलाते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं हैं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल्स और पानी की मोटर्स नहीं चल रही, चनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से मुल्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियाँ भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तिहान की कापियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट भी नहीं बन रहा है क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमी पत्थरों, कोकोनट, रबर, फिश और स्याहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाय समेत सारी एक्सपोर्ट रुक गई। फ्लाइट्स बंद हुई तो स्याहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्तोरां और अजायब घर भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क के माशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है और कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुँचा। हम सरेदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियासत के खजाने भी हैं। दुनिया जहाँ के मसाले भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दालचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाहक बन गए। 4 साइड से समुद्र में गिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का साहिल भी है और इन साहिलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं। भिखारी भी रोजाना अखबार पढ़ते हैं। बरसगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गाल शहर में है। ये हॉलैंड के जहाज रानों ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्ध का एक दांत कैडी शहर में रखा हुआ है और पूरी दुनिया से बुद्धा भिक्षुकों इसकी ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी मईशत को लिबरल बनाया था और श्रीलंकन बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मजाज लोग हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया। इसकी 6 वजूहत हैं। पहली वजह कर्जे हैं। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्जों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जा लेता था। ये कर्जे बढ़ते बढ़ते जीडीपी का 119% हो गए, यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं वो इसके साथ मजीद 20% कर्जों की किस्तों में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्जे की अदायगी के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा भी बढ़ गया, यानी जितना बजट बनाते थे ये इससे ज़्यादा खर्च कर देते थे और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी इससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और खरीदते ज़्यादा थे। तीसरी वजह, श्रीलंका हमारे पीआईए और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन अदारों में सियासी भर्तियाँ होती थीं। सिर्फ दफ्तरों के लिए ताले खोले और बंद करने के 20-20 लोग थे। ये हाथी खाते बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह, श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी में बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी माशियत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्विसेज
کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا تھا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں۔ ارب پتی لوگوں کو بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمداتوں میں بیٹھے ہوتے تھے ارب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں لیکن بیوروکریسی کے تاخیری حربوں، رشوت اور منفی رویے کی وجہ سے واپس چلی گئیں۔ لہٰذا بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے اور یہ ہانگ کانگ، ملیشیا اور تائیوان میں بھی بیٹھ گئے۔ پانچویں وجہ، سری لنکا مسلسل 26 سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ تامل ٹائیگرز نے 1983 میں جنگ شروع کی اور یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے ملکی معیشت اور فوج تینوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ دنیا میں خودکش حملوں کے تازہ موجد بھی تامل ٹائیگرز تھے۔ خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھی۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس افریت پر قابو پایا لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گیا۔ اور چھٹی وجہ، سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر۔ لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں۔ لہٰذا پاکستان کی طرح سری لنکا بھی ہر شخص نوکری کی درخواست میں جیب میں ڈال کر پھر رہا تھا اور اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا کی مثال دیکھ کر ہم یہ بات اب سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی کئی سو سال سے خوار و خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے 22 ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو جذباتی و بخاراتی شعلہ بیان تصوراتی ہیروز کی پوجا کرنے والے نالائکی، سستی اور نااہلی کے مارے 250 ملین سے زائد پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سری لنکا سے صرف 5 ماہ پیچھے ہیں اور اگر ہم نے ان 5 ماہ میں خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد ہم اگلی دیوالیہ قوم ہوں گے اور ہم اگر خدا نہ خواستہ اس گڑھے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکلنے کے لیے پہلی قیمت گوادر اور ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا سنبھل جائیں، گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔